गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को हरित नमन। पिछले वीडियो में हमने भारतीय राजनीतिक विचारक जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय को जाना था। जीवन परिचय को ही जानकर हम ये समझ सकते हैं कि उनके राजनीतिक विचार कैसे जन्मे होंगे, कैसे पनपे होंगे, क्योंकि उसमें पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस वीडियो से हम जवाहरलाल नेहरू के जो राजनीतिक विचार हैं उनकी बात करेंगे और उस संदर्भ में हम आज मानवतावाद, राज्य, लोकतंत्र, इन तीनों टॉपिक पर नेहरू जी के क्या विचार हैं वो देखेंगे। देखो, जब भी आप एक विद्यार्थी हो या एक अध्ययनरत विद्यार्थी हो या एक शोधकर्ता हो, तो आप जो महान व्यक्तित्व हैं उनके आगे जी नहीं लगाते तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप निजी जीवन में उनका सम्मान करते हैं और किसी भी रूप में आप उनका सम्मान करते हैं, तो आप बेशक अपनी निजी ज़िंदगी में उसका प्रयोग कीजिए, पर लिखावट के स्तर पर आप उनको एक विचारक के रूप में मानिए। ठीक है, तो आप नेहरू बोलेंगे तो भी गलत नहीं है, उससे उनका कोई असम्मान नहीं हो जाता। क्योंकि कुछ लोगों ने, जैसे मुझे पिछले साल का याद है कि मेरे क्लास में एक विद्यार्थी ने ये बोला था कि सर, हमें नेहरू को नेहरू जी नहीं बोलना चाहिए क्या, अंबेडकर को अंबेडकर जी नहीं बोलना चाहिए क्या? तो मैंने उनको यही रिप्लाई दिया था। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मानवतावाद से। देखिए, जवाहरलाल नेहरू का जो पूरा विचार है वो सब मानवतावाद के इर्द गिर्द है। उनका जो सबसे प्रमुख जो उनका लक्ष्य था, या जिसके वजह से उन्होंने मानवतावाद का समर्थन किया था, और उसका रीज़न है मानव का कल्याण। उनका कहना था कि मेरा जो सर्वांगीण लक्ष्य है, प्रमुख लक्ष्य है, वह है मानव का कल्याण। मैं चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। इसका क्या मतलब है? जो गरीब है, दलित हैं, पददलित हैं, उनको उठाकर उनको खड़ा करना है अपने दम पर, उनका विकास करना है, उनके व्यक्तित्व का विकास करना है, उनका सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, और ये सब तभी हो पाएगा जब आप व्यक्ति की सत्ता में आस्था रखते हो। व्यक्ति की सत्ता में आस्था का मतलब है आपको पूर्ण विश्वास है कि व्यक्ति में सुधार किया जा सकता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। आप व्यक्ति को साध्य मान के चल रहे हो। आपको जो भी आपके विचार देने हैं या आपके जो भी कर्म करने हैं, आपको व्यक्ति के लिए है, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है व्यक्ति की सत्ता में विश्वास, मनुष्य की सत्ता में विश्वास। ठीक है, टैगोर भी कहते थे, और उसी रूप में नेहरू जी उनका समर्थन करते थे उस विचार का, कि ईश्वर की सत्ता से आप इनकार कर सकते हैं, परंतु यदि मनुष्य की सत्ता से इनकार कर देंगे और इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को निरर्थक बना देंगे, तो हमारे लिए आशा ही क्या रह जाएगी। और इस विचार में पूर्ण आस्था नेहरू जी की भी थी, और ये लाइन जो थी ये टैगोर जी की थी। मतलब आप ईश्वर में विश्वास करें या ना करें, क्योंकि कई तरह के सवाल हो सकते हैं ईश्वर के मामले में, कि बोले मैंने तो ईश्वर को देखा ही नहीं है, या हर तरह की विचारधारा के लोग हैं। कोई इनको स्वीकार करता है, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, कोई बिल्कुल मानता भी है, नहीं भी मानता, किसी भी रूप में। परंतु आप अगर ईश्वर की बनाई हुई कृति, या कहें कि इस मानव को जो हमें दिखता है, अगर उसकी रचना में या उसकी सत्ता में ही विश्वास खो देंगे, तो आप किसके लिए जी रहे हैं और किसके लिए कार्य कर रहे हैं? तो आपको सबसे पहले व्यक्ति की सत्ता में आस्था रखनी पड़ेगी। ठीक है ना? मनुष्य का जो देवत्व है कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर निवास करता है, या हर मनुष्य का अपना अस्तित्व है, उसमें आपको आस्था रखनी पड़ेगी। इस संदर्भ में वे व्यक्ति को साध्य मान रहे हैं और राज्य को साधन। राज्य को कह रहे हैं कि आपको व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करना है, आपको व्यक्ति के लोक कल्याण के लिए कार्य करना है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नेहरू जी एक समाजवादी विचारधारा के समर्थक हैं, और उनका जो समाजवाद है ना, वो मानवतावादी समाजवाद है, लौकिक मानवतावादी है। कैसे? समाजवाद में क्या है, सारी पावर दे दी जाती है राज्य को, और सब कुछ राज्य को ही सर्वे सर्वा बना दिया जाता है, नॉर्मली जो समाजवाद में होता है, और उसमें व्यक्ति जो होता है ना गौण हो जाता है। परंतु इनकी जो विचारधारा है उसमें वो समाजवाद जरूर ला रहे हैं, परंतु समाजवाद का लक्ष्य क्या है,
उस राज्य को लक्ष्य क्या दे रहे हैं कि आपको व्यक्ति का कल्याण करना है। तो महत्वपूर्ण कौन हुआ? मानव, व्यक्ति। तो ये है मानवतावादी समाजवाद, लौकिक मानवतावादी। ठीक है, तो मतलब पूरा अर्थ यही है कि उनकी पूरी विचारधारा, उनका पूरा जीवन और उन्होंने जो भी कार्य किए उनमें जन सेवा, लोगों की सेवा, है ना, वही उनका सबसे बड़ा धर्म है, उसी में उनकी सबसे बड़ी आस्था है। यही इनके मानवतावादी विचार है। ठीक है, तो ये नेहरू जी का मानवतावाद के संदर्भ में विचार यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अपन बात करते हैं नेहरू जी के राज्य संबंधी विचार। देखो, मैंने राज्य संबंधी विचार और मानवतावाद संबंधी विचार एक साथ इसलिए किए हैं, दोनों इर्द गिर्द हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे? जैसे कि मैंने बताया, जो व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देता है, नॉर्मली सामान्यतः क्या होता है, जो व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देता है जो विचारक, वो राज्य को गौण कर देता है या राज्य को बहुत कम कर देता है, और जो राज्य को ज़्यादा महत्व देता है वो व्यक्ति को बहुत कम कर देता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी, उदारवाद, समाजवाद। उदारवाद क्या करता है? व्यक्ति में ज़्यादा विश्वास करता है और व्यक्ति को खुला छोड़ने पर बल देता है ना, और राज्य को बोलता है तुम चुपचाप अपना छोटा मोटा जो काम दिया हुआ है करो, है ना, हमें मत छेड़ो, व्यक्तियों को मत छेड़ो। समाजवाद में क्या होता है? समाजवाद में राज्य कहता है कि सारे काम मैं करूँगा, सारे काम मैं देखूंगा, उत्पादन कौन कर रहा है, वितरण कैसे हो रहा है, ये सब मेरा काम है। ठीक है ना, मैं ही व्यक्ति का कल्याण करूंगा, है ना, मैं ही व्यक्तियों के लिए काम करूंगा। उसमें व्यक्ति बहुत गौण हो जा रहा है, उसमें सारी पावर, एब्सोल्यूट पावर जो भी है वो राज्य के पास चल जाती है। पर यहाँ पे नेहरू के जो विचार हैं वो इन दोनों को साथ में लेकर चलने वाले विचार हैं। ठीक है, नेहरू क्या हैं, वो जब राज्य की बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि राज्य को व्यक्ति के मतलब राज्य का जो मेन काम है वो क्या है? व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करना आंतरिक व बाह्य खतरों से, है ना, और दूसरा जो व्यक्ति के विकास के लिए जितनी परिस्थितियां हो सकती हैं उनका निर्माण करना। ठीक है, बट इन सब में बात कहाँ आ रही है? व्यक्ति। प्राइमर क्या है? व्यक्ति, क्योंकि सारा काम व्यक्ति के लिए दिया गया है। बोले कि आपको ये सारी चीज़ें किसके लिए करनी है? व्यक्ति के लिए। तो राज्य कौन हो गया? एक साधन, और राज्य हो गया एक साधन, और साध्य कौन हो गया? वो हो गया व्यक्ति। ठीक है, और इस परिप्रेक्ष्य में वह बेशक राज्य को बाध्यकारी शक्ति भी देता है। वो कहता है कि आपको मैं बाध्यकारी शक्ति दे रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है यह कहें कि नेहरू राज्य की शक्ति विहीन नहीं कर रहा। ठीक है, वो शक्ति दे रहा है उनको, परंतु इस शक्ति का प्रयोग जनहित में करना है, जन सेवा में करना है, जनता के विरुद्ध जाके नहीं करना है। इस शक्ति का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन या राष्ट्र निर्माण के लिए करना है, उसके खिलाफ जाके नहीं करना है। तो यहाँ पे वो राज्य को एक बहुत महत्वपूर्ण काम दे रहा है, किसका? सामाजिक परिवर्तन का, राष्ट्र निर्माण का, परंतु किस रूप में? व्यक्ति के या जनहित को देखते हुए, है ना, उसके विरुद्ध जाके नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हिंसात्मक या बाध्यकारी शक्ति जो दी गई है वो विशेष परिस्थितियों के लिए दी गई है, और मुख्यतः बाह्य खतरे जो होते हैं, बाहर से जो खतरे पैदा होते हैं उनके लिए दी हुई है। आंतरिक शासन में इस शक्ति का प्रयोग मना है, विशेष परिस्थितियों में कर सकते हैं, अदरवाइज इस शक्ति का प्रयोग मना है। अब यहाँ पे जो राज्य संबंधी उनके विचार हैं ये थोड़ा मिक्सअप हो रहे हैं। मिक्सअप किस किस में हो रहे हैं? कार्ल मार्क्स और गांधी के दोनों के विचारों से। देखो, नेहरू समाजवादी भी थे और गांधीवादी भी थे। गांधी का भी उन पर प्रभाव था, समाजवाद का भी प्रभाव था, और दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। उनका अल्टीमेट, उनका जो राज्य का विचार है वो लास्ट में जाके क्या है? लोक कल्याणकारी, मतलब लोगों के लिए काम करना है, जन सेवा के लिए काम करना है। ठीक है, अब उसमें वो कार्ल मार्क्स और गांधी से कैसे अलग हो जाते हैं? देखो, राज्य जो काम कर रहा है ना, सामाजिक परिवर्तन का, राष्ट्र निर्माण का, ये सारा काम मार्क्स ने भी अपने राज्य को दिया है। मार्क्स भी बोलता है कि हाँ, राज्य के द्वारा ये सारे काम किए जाएंगे, बट उसमें मार्क्स हिंसा को अलाउड कर देता है। बोले जरूरत पड़ेगी तो हिंसा से भी करो। ठीक है, वो परिवर्तन करने के लिए हिंसा के प्रयोग की खुली छूट दे देता है। कौन? मार्क्स। और गांधी के साथ विचार में नेगेटिव या विरोधाभासी चीज़ क्या हो जाती है? क्या बोलते हैं, जो गांधी हैं वो व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने के लिए छोड़ रहे हैं। वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास स्वयं व्यक्ति कर सकता है, इस पर बल दे रहे हैं। राज्य के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।
राज्य को तो वो एक बाध्यकारी शक्ति बोलते हैं, या वो बाध्यकारी शक्ति क्या, एक बोलते हैं ना कि चाहते ही नहीं वो राज्य को, वो तो उनकी जो लास्ट जहाँ पे वो बोलते हैं ना गांधीवादी राज्य स्थापित हो जाएगा, उसमें तो वो राज्य चाहते ही नहीं है, वहाँ तो व्यक्ति के द्वारा ही सब कुछ हो, व्यक्ति नीचे से लेकर ऊपर तक जाए पर राज्य ना हो। ठीक है, उसमें राज्य विहीन समाज की बात है। गांधी जी के अंततः जो विचार जाते हैं, या गांधी का पूरा विचार राज्य को बिल्कुल खत्म करने की ओर अग्रसर है। वो चाहता ही नहीं है राज्य का नियंत्रण हो, क्योंकि मानना है उनका कि राज्य का नियंत्रण होने से व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता। परंतु नेहरू जो है वो राज्य को शक्ति दे रहे हैं। ठीक है ना, बारीक अंतर है। ठीक है, यहाँ पे नेहरू ने क्या, जो दो चीज़ों को मिलाया है ना, उसमें कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि विरोधाभासी चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो वहाँ पे कई चीज़ें हैं ना नहीं मिल पाती। और या ये कहें कि वो नेहरू वो मार्क्स और गांधी के बीच का रास्ता अपना रहे हैं, इस वजह से कई जगह अस्पष्ट भी हो जाते हैं। ये एक आलोचनात्मक रूप से कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गांधी का इफेक्ट था उनके ऊपर, उसकी वजह से वो विकेंद्रीकरण को अपना लेते हैं, है ना, लोकतांत्रिक या विकेंद्रीकरण राज्य को अपना लेते हैं। विकेंद्रीकरण के रूप में किसको अपनाते हैं, पंचायती राज को। ठीक है, और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश मानते हुए पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ भी कर देते हैं। लेकिन उसके साथ ही दूसरी तरफ वो मजबूत केंद्र की भी बात करते हैं कि बोले सेंटर मजबूत होना चाहिए। इसका एक उदाहरण और था, जो वो कांग्रेस अध्यक्ष थे और उन्होंने जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था तो उसको इस आधार पर ठुकरा दिया था कि इसके अंतर्गत कमजोर केंद्र प्रस्तावित था, है ना, तो उनको तो चाहिए था स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब एक मजबूत केंद्र और पंचायती राज, विकेंद्रीकरण और मजबूत केंद्र एक साथ कैसे चल सकते हैं। ठीक है, तो ये विरोधाभास आ जाता है ना। और एक चीज़ और थी, जब उन्होंने पंचायती राज संस्थाएं लागू कर दी तो उसको सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से उनको शक्तियां संसाधन उपलब्ध नहीं कराए, है ना। उनकी तो अंततः वो कई जगह कहा है उन्होंने कि केंद्रीकृत राज व्यवस्था, नौकरशाही में आस्था थी, और उनका विकेंद्रीकृत व्यवस्था में विश्वास इसलिए था क्योंकि गांधी का प्रभाव था, परंतु बहुत सतही तौर पे था। ठीक है, तो इस प्रकार से वह सब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, फिर कई जगह अस्पष्टता उनकी दिखती है। बट उनका जो अल्टीमेट राज्य का विचार है वो यही है कि व्यक्ति का कल्याण ही करना है, लोक कल्याणकारी राज्य लाना है, और उसकी शर्त क्या है, वहाँ पे व्यक्ति प्रधान होगा, राज्य एक साधन होगा, और जितने भी परिवर्तन किए जाएंगे वो सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्र निर्माण परिवर्तन, वो राज्य के द्वारा किए जाएंगे जनहित को देखते हुए। ठीक है ना, ये अल्टीमेटली उनका राज्य का विचार है। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र संबंधी उनके विचार। देखिए, लोकतंत्र की आप जब बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र आखिर विचारधारा है क्या। ठीक है, लोकतंत्र की जो सबसे सामान्य परिभाषा है, जो कि हम सभी जानते हैं, अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। मतलब लोकतंत्र प्रतिनिधि शासन होगा, लोकतंत्र बहुमत का शासन होगा, लोकतंत्र सहमति के आधार पर शासन होगा। इस प्रकार से लोकतंत्र को आप कई रूप में डिफाइन कर सकते हैं। पर ये जो प्रतिनिधि शासन है, बहुमत का शासन है, सहमति पर आधारित शासन है, ये लोकतंत्र के एक रूप को दर्शाता है, वो है राजनीतिक लोकतंत्र। ये लोकतंत्र के एक रूप को दर्शाता है जिसको कहते हैं अपन राजनीतिक लोकतंत्र। परंतु नेहरू जी जो थे उनके यहाँ पे जो विचार हैं वो अंबेडकर जी से जाते हुए मिलते हैं, क्योंकि अंबेडकर जी ने भी बोला था कि अगर आप राजनीतिक लोकतंत्र ले आते हो परंतु आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र नहीं ला पाते तो इस लोकतंत्र व्यवस्था का कोई मतलब नहीं निकल जाएगा। और ये सेम चीज़ उन्होंने नेहरू जी ने भी ये चीज़ सेम चीज़ बोले कि आप प्रत्येक व्यक्ति को, एक व्यक्ति, जैसे उनका स्टेटमेंट बताता हूँ मैं, कि लोकतंत्र संबंधी जो 19वीं सदी की धारणा है जिसमें एक व्यक्ति एक वोट प्राप्त हो, उन दिनों के लिए ठीक थी और काफ़ी थी, लेकिन आज वे अपूर्ण हैं और लोग आज अधिक व्यापक और गंभीर लोकतंत्र चाहते हैं। और आखिर एक वोट का अधिकार रखने वाले भिखमंगे और एक वोट का अधिकार रखने वाले लखपति सेठ के बीच में क्या समानता हो सकती है ना। तो उनका कहने का मतलब ये था कि अगर समाज में, देखो पहले इसका मतलब समझो, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है। राजनीति की अपन ने बात कर ली, प्रतिनिधि शासन, बहुमत का शासन, है ना, और सहमति पर आधारित शासन। सामाजिक लोकतंत्र कब स्थापित होगा, समाज में जितने आधारों पर विभाजन है, जाति, धर्म,
भाषा, लिंग, वर्ग, इनके आधार पर जो विभाजन है वो जब मिट जाएगा तब सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। सभी को समान रूप से देखा जाएगा तब सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कब होगी? आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना तब होगी जब आर्थिक जो विषमता है उसको दूर किया जाए, अवसर की जो समानता है वो प्रदान की जाए। जब प्रत्येक व्यक्ति को उसकी परिस्थितियों को नहीं देखते हुए सभी को अवसर की समानता दी जाएगी ताकि आय की असमानता दूर हो, है ना, तो आर्थिक लोकतंत्र की तरफ हम जाएंगे। तो सेम चीज़ नेहरू जी मानते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी संभव है जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी प्राप्त कर लिया जाए, या दूसरे शब्दों में लोकतंत्र का जब सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ समन्वय हो जाएगा तब ही लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित होगा। इसको दोबारा समझो आप लाइन को। उनका मेन लक्ष्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। उसको प्राप्त करने के लिए वो क्या लाए? लोकतंत्र। और लोकतंत्र में क्या बोले कि लोकतंत्र जो अभी आया है वो केवल राजनीतिक लोकतंत्र है, और लाना क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। तो कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र का जब सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ समन्वय हो जाएगा तब वह लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। और ये जो उनका लोकतंत्र संबंधी विचार है ना, ये लोकतंत्र संबंधी जो विचार है ये जिसमें ये तीनों शामिल हो जाते हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये एक जीवन दर्शन बन जाता है। फिर लोकतंत्र जीवन दर्शन मतलब आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है, आपके विचारों का हिस्सा बन जाता है। आप किस प्रकार विचार करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, उस रूप में आप लोकतांत्रिक हो जाते हैं। उस लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद आप अपनी समस्याओं का जो निराकरण है वो आपसी विचार विमर्श से करोगे, तर्क वितर्क से करोगे, शांतिपूर्ण तरीके से करोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से लोकतंत्र एक जीवन दर्शन के रूप में स्थापित हो जाता है यदि वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र तक पहुंच जाता है। ये उनका विचार था, ठीक है। लोकतंत्र के स्तंभ होते हैं, उन्होंने पंचायती राज भी दिया, अपन ने पहले भी बात की है, पंचायती राज की स्थापना की है, आलोचना भी हमने की पिछले राज्य संबंधी जब विचार बता रहे थे आपको, परंतु स्थापना तो की है पंचायती राज की, तो उसके उन्होंने देश में लागू तो किया। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को तो उन्होंने भी लागू किया। बट यहाँ पे अपना मेन क्रक्स क्या है कि वो एक व्यक्ति है जो कि समाजवादी है, ठीक है ना, और समाजवादी विचारधारा के अधिकतर समर्थक लोकतंत्र के प्रति इतनी आस्था नहीं रखते हैं। वो साम्यवाद की स्थिति की वो रखते हैं जो चाइना में है, रशिया में है। आलोचनात्मक रूप से आप कह सकते हो कि नहीं है, जिस तरीके से मार्क्स ने दिया था वैसी वहाँ नहीं है, बट कहा उन्हीं कंट्री हो जाता है, क्यूबा है जहाँ पे साम्यवाद है। तो समाजवादी अधिकतर साम्यवाद की तरफ चले जाते हैं, परंतु नेहरू साम्यवाद की तरफ ना जाकर वो लोकतंत्र को अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसी सत्ता नहीं चाहिए या ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो हिंसा, क्रांति, युद्ध, विनाश के साधनों के आधार पर कार्य करे, जो अपने लक्ष्य के लिए हिंसात्मक साधनों को अपनाए। उनका तो लक्ष्य ये था कि जो समस्या होंगी उनका निराकरण विचार विमर्श, तर्क वितर्क शांतिपूर्ण उपाय से करेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में संभव है। इसलिए उन्होंने लोकतंत्र की प्रणाली को राजनीतिक तौर पर अपनाया और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र तरफ जाने की ओर अग्रसर हुए, है ना। ये पूरा सार ये है कि उन्होंने लोकतंत्र को मात्र शासन प्रणाली तक नहीं रखा, उसको एक जीवन दर्शन के रूप में भी अपना लिया, ठीक है। और वो क्यों मानते थे कि लोकतंत्र बहुत अच्छी शासन प्रणाली है? क्योंकि ये ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें आपको स्वतंत्रता, अवसर की समानता सब एक साथ मिल जाती है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, कार्य करने की स्वतंत्रता है, आपको अपने प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता है, और इसमें व्यक्ति और समूह दोनों को एक साथ स्वाधीनता मिलती है। आपको अवसर की समानता दी जाती है ना। इस और शासन, अगर आप कोई शासन आपको परेशान कर रहा है तो उसको बदलने के लिए जनता को अधिकार दिए जाते हैं। और ये ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता को अधिकार भी दिए जाते हैं और उनसे कर्तव्यों की अपेक्षा भी की जाती है। उसी प्रकार जो प्रतिनिधि भेजे गए हैं उनको अधिकार भी दिए गए हैं और अधिकांशतः कर्तव्यों की पालना की उनसे अपेक्षा की गई है। तो इसलिए लोकतंत्र उनके लिए सबसे बेस्ट अवस्था थी। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी, जब नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं, है ना, प्रधानमंत्री बनते हैं, पटेल जी की मृत्यु हो जाती है, तो नेहरू की बराबर का कद का कोई व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में नहीं था, ठीक है ना। पटेल जी की मृत्यु होने के बाद अगर नेहरू उस समय चाहते कि सर्वाधिकारवादी शासन,
शोषणवादी शासन जो होता है उस तरफ चल जाऊं ताकि मैं कभी सत्ता से नहीं हट पाऊं, तो उनके लिए स्वतंत्र छूटती, वो उसका प्रयास कर सकते थे। सफल होते नहीं होते बात अलग है, पर अधिकांश संभावना है कि जहां जनता ने इतने बड़े बहुमत से किसी व्यक्ति को बैठाया है तो वो सर्वाधिकारवादी शासन की तरफ उन्मुख हो जाता है। परंतु नेहरू की व्यक्ति के कल्याण में आस्था थी, इसलिए उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया, सरकार सर्वाधिकारी वाली शासन को नहीं। उन्होंने अंत तक लोकतंत्र को अपनाया और अपने विपक्षियों को बोलने की पूरी स्वतंत्रता दी। अपने विपक्षी जो थे उनको चुनाव में लड़ने या हर तरीके से स्वतंत्रता दी, उनको कहीं भी नहीं रोका गया। ठीक है ना, ये हमारे लोकतंत्र की बहुत अच्छी खासियत है। जब हम आज़ाद हुए थे तो अधिकांश देशों ने बोला था, भारत के साथ एक विडंबना है, दुनिया में जितने विकसित देश हैं उनमें पहले विकास हुआ उसके बाद लोकतंत्र आया। हिंदुस्तान में क्या हुआ, आज़ादी मिली सीधे लोकतंत्र आया और विकास बाद में हुआ, उल्टा था। तो इस संभावना के आधार पर कि जहां पहले लोकतंत्र ही आ गया, विकास तो हुआ नहीं, और वो खुद इतने वर्गों में विभाजन, धर्म अलग अलग, जाति अलग अलग, सब वर्ग विभाजन इतना ज़्यादा, आर्थिक असमानता इतने ज़्यादा, तो ऐसे देश में लोकतंत्र टिकेगा कैसे? सब ने बोला टुकड़े टुकड़े हो जाएगा भारत उस टाइम में, यूरोप जैसे अलग अलग, जैसे अपना राजस्थान एक देश ही बन गया है या यूपी एक देश ही बन जाए, ऐसा हो जाएगा। बट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश का जो नेतृत्व था, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी खुद की लोकतंत्र में इतना आस्था थी, साथ ही उस समय जितने भी व्यक्ति थे उन सबकी लोकतंत्र में बहुत आस्था थी, इसलिए लोकतंत्र हमारे यहाँ स्थापित हुआ। इस संदर्भ में ही वो लोकतंत्र में आस्था रखते हुए वे साम्राज्यवाद, फासीवादी जो विचारधारा है उनके बहुत बड़े आलोचक थे, है ना। मतलब उनका मानना था कि जो फासीवादी विचारधारा है ये पूरी की पूरी साम्राज्यवाद वाली विचारधारा या फासीवाद वाली विचारधारा ये पूरी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करती है। ये शोषण की दर्द भरी कहानियाँ बताती हैं, मानवता के नाम पर कलंक है ये विचारधाराएं। और आपको एक ध्यान होना चाहिए, 1927 में ब्रुसेल्स में एक सम्मेलन होता है जिसमें पूरी दुनिया पे जहाँ भी साम्राज्यवाद फैला हुआ है, साम्राज्यवाद के विरोध में जो संगठन लड़ रहे हैं उनका एक सम्मेलन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रतिनिधि करने के लिए गए थे जवाहरलाल नेहरू। तो वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भारत में हमें साम्राज्यवाद की पूरी ताकत का तजुर्बा हो चुका है। साम्राज्यवाद का मतलब हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हमें ऐसे प्रत्येक सम्मेलन में दिलचस्पी है जो साम्राज्यवाद के खिलाफ हो। यदि आप ऐसी जिंदा मिसाल देखना चाहते हैं जिससे आपका साम्राज्यवाद के ढांचे को और उसके नतीजे को समझने में मदद मिले, तो मेरी राय से हिंदुस्तान से बढ़कर दूसरी कोई मिसाल नहीं है। नेहरू का मानना था कि जो ये फासीवाद और साम्राज्यवादी विचारधाराएं हैं ये मानव जीवन के जो आधारभूत मूल्य हैं, है ना, इसके विरोध में हैं, मानवतावाद के विरोध में हैं। इसलिए उन्होंने केवल इंडिया से ही अंग्रेजों को हटाने की बात नहीं की, क्योंकि अंग्रेजों को जो शासन था वो साम्राज्यवादी शासन था, इसलिए उनका ये नहीं था केवल इंडिया से ही हटाइए साम्राज्यवाद वाले शासन। इसके अलावा उन्होंने इंडोनेशिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया उनकी स्वतंत्रता की बात की। ठीक है, इस प्रकार अन्य देशों या विश्व में जहाँ भी साम्राज्यवादी ताकतें, फासीवादी ताकतें बैठी हुई है, उन सब का विरोध नेहरू ने किया, है ना। क्योंकि पूरी जो व्यवस्था है साम्राज्यवादी, फासीवादी, ये व्यक्ति के विकास के लिए नहीं है, ये व्यक्ति को दबाने के लिए है, ये मानवता के नाम पे कलंक है, ये व्यक्ति को कुंठित कर देती है, ये व्यक्ति का शोषण करती है। इसलिए इन सब का इन्होंने बहुत तीव्र विरोध किया। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो उसको नेहरू ने अमानवीय हिंसा के प्रतीक के रूप में साम्राज्यवाद के इतिहास का जीवंत प्रमाण बोला था। ठीक है, इसी प्रकार हिटलर, मुसोलिनी की जो सत्ता थी फासीवाद, नाजीवाद वाली, है ना, उनका भी उन्होंने विरोध किया। उनका कहना था कि जो फासीवाद और नाजीवाद है ना, ये साम्राज्यवाद का ही प्रत्यक्ष और उग्र रूप है ना। इसमें क्या होता है, आपको अनुशासन के लिए बोला जाता है। जैसे हिटलर का भी फेमस था, मुसोलिनी का फेमस था, वो चाहते थे कि व्यक्ति में अनुशासन लाया जाए, उसके कारण उन्होंने व्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता का हनन कर लिया, है ना। तो फासीवाद अनुशासन के नाम पर नागरिकों की स्वतंत्रता अपहरण कर लेता है। ये प्रगति विरोधी विचारधारा है जो कि उग्र राष्ट्रवाद में बिलीव करती है। ठीक है, तो इस रूप में यह एक लोकतंत्र विरोधी विचारधारा है ना। तो ये पूरा जो इनका विचार है सिमिलर रूप में आता है। जब मानवतावाद की बात करते हैं तो व्यक्ति में आस्था रखते हैं, व्यक्ति की सत्ता में आस्था रखते हैं। जब राज्य की बात करते हैं तब भी व्यक्ति की तरफ जाते हैं, बट
राज्य को शक्ति दी गई है, क्यों? क्यों आंतरिक और बाह्य खतरों से व्यक्ति को बचाए और व्यक्ति के विकास के लिए जितनी परिस्थितियां निर्माण कर सकते हैं वो करे, और राज्य ये काम कर सके उसके लिए देश में व्यवस्था कौन सी होनी चाहिए? लोकतंत्र। ठीक है, आपको ध्यान है हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया था, तो संसदीय शासन व्यवस्था भी तो यही है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? संसद में बैठकर वाद विवाद होता है, विचार विमर्श होता है, तब जाके कुछ समाधान निकलता है, या कुछ लॉज आते हैं, या कुछ कानून आते हैं, अध्यादेश आते हैं, जो भी है ना, तो वाद विवाद विचार विमर्श आता है। तो ये क्या है? ये लोकतांत्रिक प्रणाली तो ये तो है, लोकतंत्र में यही तो होता है। तो इस प्रकार नेहरू के ये तीनों विचार हैं। अगली वीडियो में हम नेहरू के और विचार लेके आएंगे, उनके राजनीतिक विचार लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।